गाइस, वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। आज हम लोग करेंगे एजुकेशन क्लास 12th की मैराथन। तो इसकी 2 मैराथन हम लोग ले चुके हैं। ये 3rd क्लास की मैराथन है और इस मैराथन में हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न, निश्चित उत्तरीय और अति लघु जो है, जो इम्पॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम पेपर में आएंगे वही हम आज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आपको इन्हीं मैराथन से आपके एग्जाम पे जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चन इनसे ही देखने को मिलेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला है अधिगम क्या सीखना। ये खंड खा है। खंड का के जितने चैप्टर हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके बाद अगर आप लोगों को और अच्छी मैराथन चाहिए जिसमें जो है पूरा टॉपिक क्लियर हो, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। उसकी मैराथन अलग से आप लोगों के लिए दी जाएगी और उसमें बहुत अच्छे समझा दिया जाएगा ताकि एक बार में ही समझ में आ जाए और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। तो सीखना है अधिगम के एमसीक्यू और निश्चित उत्तरीय अति लघु आज हम लोग इस क्लास में करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं परिभाषाओं में से एक दो जो डेफिनेशन है वो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। बहुविकल्पी या निश्चित उत्तरी में उनका आंसर आपको करना होता है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो बहुत बार पूछी गई हैं, इनको हम लोग अपनी क्लास में करते हैं। पहली डेफिनेशन है सीखना व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। ये कथन किसका है? तो गिलफोर्ड ने कहा है कि सीखना व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। दूसरी है सीखना आदतों, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है। ये कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो ने कहा है कि सीखना आदतों, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है। सीखना तीसरा है सीखना व्यवहार अर्जन में प्रगति की क्रिया है। ये कथन किसका? स्किनर का है। स्किनर ने कहा है कि जो अधिगम है वो व्यवहार अर्जन में प्रगति की क्रिया है। चौथा है अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। तो स्किनर ने क्या कहा है? स्किनर ने अगली परिभाषा दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। तो ये जितनी डेफिनेशन है ये इम्पॉर्टेंट और इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलती हैं। जो आपके जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है या प्री बोर्ड उनमें से आपको देखने को मिली होंगी। अगला क्वेश्चन है सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? आयु तथा परिपक्वता, लिंग भेद, स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी। तो कौन से होते हैं? सभी कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक कौन सा है? अभी प्रभावित करने वाले कारक पूछे थे, अब पूछा गया है कि सामाजिक कारक कौन सा है। तो अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक कौन सा है? अनुकरण, प्रतियोगिता, प्रशंसा और निंदा, इनमें से सभी। तो ये सभी कारक क्या हैं? सामाजिक हैं, जो अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगला है सीखने के नियम आधारित हैं उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत पर, सूक्ष्म सूझ के सिद्धांत पर, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर आधारित है सीखने के नियम? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर, पावलॉग, थॉर्नडाइक, स्किनर। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। अगला क्वेश्चन है सूझ अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? किसने दिया है? पावलॉव, कोहलर, थॉर्नडाइक, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसने यह सिद्धांत दिया सूझ और अंतर्दृष्टि का? तो कोहलर ने दिया है। अगला क्वेश्चन है कोहलर ने सीखने के नियम में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? कोहलर ने सीखने के नियम में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसका किया था? प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने का सिद्धांत, सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत और संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। किसका प्रतिपादन किया? सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का। अब हम लोग निश्चित उत्तरीय प्रश्न करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जो एग्ज़ाम है एक तरीके से ये प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आए हुए हैं और इन यही आएंगे, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो पहला है एसआर सिद्धांत का पूर्ण उच्चारण बताइए। तो एसआर सिद्धांत का पूर्ण नाम क्या होता है? पूरा नाम क्या होता है? एस और आर। तो एस का होता है स्टिमुलस और आर का होता है रिस्पॉन्स, और हिंदी में इसको कहते हैं उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। तो एसआर का सिद्धांत का पूर्ण नाम क्या है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स और हिंदी में उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत इसको कहा गया है।
अगला है अनुकरण व्यक्ति के विकास की प्रथम सीढ़ी है। यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो यह कथन किसका है? टीपी नन ने कहा है कि अनुकरण व्यक्ति के विकास की प्रथम सीढ़ी है। अगला कथन है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ये कथन किसका है? तो गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो जो कोहलर थे उन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? चिंपैंजी पे किया था। किस पे किया? चिंपैंजी पे। अगला क्वेश्चन है अनुबंध या संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत क्या है? अनुबंध और संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत क्या है? तो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत यह बताता है कि उत्तेजक के प्रस्तुत होने पर प्रतिक्रिया अवश्य होती है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत यह बताता है कि उत्तेजक और प्रतिक्रिया में संबंध है। जब उत्तेजक प्रस्तुत होगा तो उसके बाद प्रतिक्रिया अवश्य होती है। सीखने के नियमों के नाम लिखिए। सीखने के नियम किसने दिए हैं? ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। किसने दिए? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। कितने दिए हैं? तो मुख्य नियम 3 दिए हैं और गौण नियम 5 है। तो सीखने के नियम के नाम लिखिए। तो मुख्य नियमों को आपको इसमें बताना है। पहला है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। 3 नियम दिए हैं इन्होंने। हम करके सीखते हैं। यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है। हम करके सीखते हैं। यह कथन किसका है? तो किलपैट्रिक का है। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो पहला है सीखने के पठार का क्या अर्थ है? सीखने का पठार किसको कहा जाता है? सीखने की प्रक्रिया में जब प्रगति स्थिर होकर रुक जाती है। पठार क्या है? सीखने की प्रक्रिया में जब जो प्रगति है वो एक जगह रुक जाए, स्थिर हो जाए और ना वो प्रगति की ऊपर की ओर बढ़े और ना ही घटे, एक जगह स्थिर हो जाए तो और कुछ समय तक रुकी रहे और कुछ समय तक ऐसी ही बनी रहे, तब इसे सीखने का पठार कहा जाता है। तो यह स्थिति क्या कहलाएगी? सीखने का पठार कहलाती है। अगला क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? आवश्यकताएं होती हैं, अभिप्रेरणा, रुचि एवं रुझान होता है, बुद्धि, वातावरण एवं परिपक्वता आदि होते हैं। ये सभी कारक क्या करते हैं? सीखने की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करते हैं। अब हम लोग करेंगे प्रेरणा। प्रेरणा वाला जो चैप्टर है इसके इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की कितनी संख्या बताई है? 12, 16, 14, 18। कितनी बताई है? 14 बताई है। अगला क्वेश्चन है प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। यह कथन किसका है? तो प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। यह कथन किसका है? स्किनर का, थॉमसन का, गुड का, गिलफोर्ड का। किसका है? स्किनर का है। स्किनर ने कहा है कि प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग की तरह कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है प्रेरकों द्वारा जो उत्तेजना या प्रतिक्रिया होती उसे कहते हैं। प्रेरकों के द्वारा जो उत्तेजना या प्रतिक्रिया होती उसे क्या कहते हैं? संवेग, प्रेरणा, मूल प्रवृत्ति, रुचि। क्या कहेंगे? प्रेरणा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रुचि अपने गत्यात्मक रूप में एक मनोवृत्ति। ये कथन किसका है? तो स्किनर का, जेम्स ड्रेवर का, मैकडूगल का, गिलफोर्ड का। किसका है? जेम्स ड्रेवर का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है रुचि एक क्या है? अर्जित शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, प्रेरक शक्ति है, नैसर्गिक शक्ति है। रुचि क्या है? एक रुचि जो है वो एक प्रेरक शक्ति है। व्यक्ति की जन्मजात प्रेरणा है। व्यक्ति की जन्मजात प्रेरणा क्या है? आदत, मनोरंजन, भूख, आकांक्षा, स्तर। तो व्यक्ति की जन्मजात प्रेरणा क्या है? भूख है। अगला क्वेश्चन है भूख कैसा प्रेरक है? भूख कैसा प्रेरक है? व्यक्तिगत, जन्मजात, सामाजिक, अर्जित। कैसा प्रेरक है? जन्मजात प्रेरक है। अगला क्वेश्चन है तो ये कथन है, इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। रुचि व प्रेरणा शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। यह परिभाषा या कथन किसका है? किसका कथन है? क्रो एंड क्रो का, ड्रेवर, मैकडूगल का, गिट्स एवं अन्य का। किसका कथन है? क्रो ने कहा है कि रुचि व प्रेरणा शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरणा अधिगम तक पहुंचने के लिए राजमार्ग है। यह कथन किसका है? तो प्रेरणा अधिगम तक पहुंचने के लिए राजमार्ग है। ये कथन किसका है? थॉमसन का, फ्रेडसन का, कोहलर का, M.K. टॉमसन का। किसका है? M.K. टॉमसन ने कहा है कि प्रेरणा अधिगम तक पहुंचने के लिए एक राजमार्ग है।
अब निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन करेंगे। पहला है, मॉर्गन ने चेतना के कौन कौन से प्रकार बतलाए हैं? तो मॉर्गन ने चेतना के 2 प्रकार बताए हैं, केंद्रवर्ती चेतना और सीमावर्ती चेतना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में प्रशंसा एवं प्रोत्साहन किस प्रकार के प्रेरक हैं? तो शिक्षण प्रक्रिया में प्रशंसा एवं प्रोत्साहन किस प्रकार के प्रेरक हैं? बाह्य प्रेरक हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? वुड ने कहा है कि जो प्रेरणा है वो कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। रुचि एक अर्जित प्रेरक है, रुचि एक अर्जित प्रेरक है, यह कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन क्या है? असत्य है, रुचि अर्जित नहीं, एक जन्मजात प्रेरक है। अगला क्वेश्चन है, सीखने में प्रेरणा का क्या महत्व है? तो अभिप्रेरणा शिक्षार्थी में रुचि उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा के 3 पक्ष कौन कौन से होते हैं? तो अप्रेरणा के 3 पक्ष कौन से होते हैं? ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक। रुचि के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? रुचि 2 प्रकार की होती है, जन्मजात होती है और अर्जित होती है। अब हम लोग समझते हैं कि अप्रेरणा से आप क्या समझते हैं। अति लघु प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। अभी प्रेरणा से आप क्या समझते हैं? तो प्रेरणा क्या होती है? प्रेरक कोई विशेष आंतरिक तत्व या दशा है। प्रेरक क्या है? कोई विशेष आंतरिक तत्व है जो हमारे अंदर होगी, आंतरिक तत्व है, और जो किसी क्रिया को प्रारंभ करने और जारी रखने की प्रवृत्ति से मुक्त होती है। जो किसी क्रिया को प्रारंभ करने और जारी रखने की प्रवृत्ति से क्या होती है? युक्त होती है। तो प्रेरक क्या है? एक आंतरिक तत्व है जो किसी क्रिया को जारी रखने और करने के लिए युक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, एडिपस और इलेक्ट्रा का कॉम्प्लेक्स क्या है? तो एडिपस किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? मातृ भावना के लिए। और इलेक्ट्रा किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? पितृ भावना के लिए। तो एडिपस और इलेक्ट्रा क्या होता है, इसको समझते हैं। एक बालक अपनी माँ को प्यार करता है और पिता को घृणा। इसी माता पिता पुत्र की विचित्र परिस्थितियों के कारण बालक में एडिपस भावना ग्रंथि का निर्माण होता है। मतलब जो एडिपस है, जो पुत्र का माता के प्रति प्रेम, वो क्या कहलाएगा? वो जो भावना ग्रंथि होती है वो एडिपस कहलाती है। जब पुत्र का माता के लिए प्रेम की जो भावना ग्रंथि होती है वो एडिपस कहलाती है। और बालिकाओं का अपने पिता के लिए प्रेम की जो भावना होती है वो इलेक्ट्रा कहलाती है। तो एडिपस और इलेक्ट्रा समझ में आ गया ना, कि पुत्र का माता के प्रति प्रेम एडिपस कहलाएगा, और जो लड़कियां हैं उनका पिता के प्रति जो प्रेम होता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रेरणा का सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है? रुचि का विकास होता है, सीखने की गति एवं मात्रा तीव्र हो जाती है। अप्रेरणा से क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को अप्रेरणा दी जाती है तो उसकी जो रुचि है उसका विकास होगा, और जो उसकी सीखने की गति है उसमें तीव्रता आ जाती है। अब प्रेरणा एवं रुचि का क्या संबंध है? अप्रेरणा और रुचि में क्या संबंध है? अप्रेरणा व्यक्ति को क्रिया या व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, जबकि रुचि के कारण व्यक्ति उस क्रिया को भली भांति करता है। रुचि प्रेरणा भी देती है। तो अप्रेरणा के कारण जो व्यक्ति है वो किसी क्रिया या व्यवहार को करने के लिए प्रेरित होता है, लेकिन जब रुचि के कारण व्यक्ति उस क्रिया को भली भांति करता है, उस क्रिया को बहुत अच्छे तरीके से करता है। अप्रेरक के 3 पक्ष कौन कौन से हैं? तो अप्रेरणा के 3 पक्ष कौन कौन से होते हैं? आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रणोदन या चालक, और तीसरा होता है उद्दीपन या प्रोत्साहन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अप्रेरणा के 3 पक्ष कौन कौन से हैं, तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। तो अगला टॉपिक है रुचि, पुरस्कार एवं दंड। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहला है पुरस्कार। तो पहली डेफिनेशन है, पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करता है। यह कथन किसका है? हरलॉक का, क्रो एंड क्रो का, रायबर्न का, इनमें से कोई नहीं। किसका है? कि रायबर्न ने कहा है पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अमूर्त पुरस्कार है? अमूर्त पुरस्कार छात्रवृत्तियां, उपयोगी वस्तु, प्रमाण पत्र, प्रशंसा। कौन सा अमूर्त पुरस्कार है? तो प्रशंसा क्या है? अमूर्त पुरस्कार है। ऐसा पुरस्कार है जो हमें दिखाई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? किसी व्यक्ति या बच्चे को पुरस्कार देने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? क्यों दिया जाता है? किस उद्देश्य को ध्यान में रख के दिया?
पुरस्कार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? किस उद्देश्य को ध्यान में रखते पुरस्कार दिया जाता है? छात्रों को प्रतियोगिता के लिए तैयार करना, कक्षा में अनुशासन स्थापित करना, छात्रों को प्रतिस्पर्धी भावना देना, छात्रों में रुचि उत्साह एवं लगन से कार्य करने की भावना उत्पन्न करना। तो छात्रों में रुचि उत्साह एवं लगन से कार्य करने की भावना उत्पन्न करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों में पुरस्कार देने का क्या उद्देश्य होता है? तो विद्यालय में पुरस्कार देने का क्या उद्देश्य होता है? अनुशासन की स्थापना करना, चरित्र का विकास करना, स्वस्थ प्रतियोगिता का निर्माण करना, इनमें से सभी। तो ये सभी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो इनमें से सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी जो कथन है वो सही है। अनुशासन की स्थापना करने के लिए, चरित्र का विकास करने के लिए, स्वस्थ प्रतियोगिता का निर्माण करने के लिए जो है विद्यालयों में पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बालक को चांटा मारना निम्नलिखित में से किस प्रकार का दंड है? बालक को चांटा मारना किस प्रकार का दंड होता है? सामाजिक दंड, मनोवैज्ञानिक दंड, आर्थिक दंड, शारीरिक दंड। कैसा दंड कहलाएगा? शारीरिक दंड कहलाता है। किस प्रकार का दंड कहलाता है? शारीरिक दंड कहलाता है। अब हम लोग अति लघुत्तरी करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े से हैं, इनको भी कर लेते हैं। दंड कितने प्रकार का होता है? तो दंड कितने प्रकार का होता है? आर्थिक दंड, उपेक्षात्मक, शारीरिक दंड, मानसिक, मनोवैज्ञानिक आदि। मतलब कई प्रकार का होता है। जो इम्पोर्टेंट है उनको ही हम लोग लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार देने के दो उद्देश्य बताइए। पुरस्कार क्यों दिया जाता है? कौन से उद्देश्यों को ध्यान में रख के दिया जाता है? शिक्षकों के प्रति आदर भावना उत्पन्न करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा है, अच्छे कार्यों के प्रति उत्साह पैदा करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। पहला, शिक्षकों के प्रति आदर उत्पन्न करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा उद्देश्य है, अच्छे कार्यों के प्रति उत्साह पैदा करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मूर्त पुरस्कार किसे कहते हैं? मूर्त पुरस्कार किसे कहते हैं? किसी वस्तु अथवा सामग्री के रूप में दिए जाने वाला पुरस्कार मूर्त पुरस्कार कहलाता है। तो किसी वस्तु या सामग्री के रूप में जब मूर्त रूप में कोई ऐसी वस्तु आपको दी जाएगी जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, तो ऐसा पुरस्कार मूर्त पुरस्कार कहलाता है। तो गाइस, आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो मैराथन है आपको एग्ज़ाम तक मिलती रहेंगी। अगर आप लोगों का कोई टॉपिक है जो नहीं समझ में आता है और आपको सारे टॉपिक की मैराथन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, आप लोगों को मैराथन उसकी कराई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।